Hello, aspirants. Good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 27th July, so let's get started. First news is with respect to Supreme Court will examine if governor's action subvert federalism. Now, see, गवर्नर को लेकर एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 361, राइट? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू उनकी जो इम्यूनिटी मिलती है उन लोगों को, एक वहां पर सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना है। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस गया उनके अगेंस्ट और दूसरा केस चल रहा है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा केस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कि गवर्नर जो बिल्स को पेंडिंग रख देते हैं काफी टाइम तक, उसके रिगार्डिंग क्या, अगर जब एक बिल को रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, ओके, तो प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स, राइट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली आपने स्टेट स्टेट लेजिस्लेट किस चीज पर कर रहा है? ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पर कर सकता है, ठीक है। उसने लेजिस्लेट किया अपने खुद के डोमेन में, देखिए उसके बाद आपने उसको रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करेगी। तो फिर क्या ये हमारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को एग्जामिन करेगा सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court on Friday agreed if to examine if governors by indefinitely sitting on crucial bills only to eventually refer them to president। ठीक है, केरल हाई कोर्ट, केरल गवर्नमेंट गई थी इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनके कई सारे बिल्स थे जिनको 2 से 3 साल तक गवर्नर ने पेंडिंग रखा, ठीक है, आप रिटर्न कर सकते थे रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन आपने नहीं किया। उसके बाद इनके अगेंस्ट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में। जब जब यहाँ पर केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तब गवर्नर की नींद जागी और उन्होंने इन बिल्स को, उसके बाद भी इन्होंने असेंबली को रिटर्न नहीं किया, उन्होंने इसको रेफर कर दिया प्रेसिडेंट को। अगर आपको करना था तो आप पहले ही करते, आप 2 साल 3 साल तक बिल पर पेंडिंग रखेंगे तो उसमें होता ये है कि अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। आप उस तरह से अगर बिल रोकते हो तो फिर आंसरेबल तो गवर्नमेंट है पब्लिक को, गवर्नर इज नॉट द आंसरेबल, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन इफ गवर्नर्स इंडेफिनेटली सिटिंग, ठीक है, इस पे एक टाइम लाइन फिक्स करना जरूरी है कि कितने टाइम में गवर्नर को डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको रिकंसिडरेशन के लिए बिल वापस भेजना है असेंबली में, या उसको विथहोल्ड कर देना है, या फिर आपको प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देना है। हु सोनली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंटर। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर जो भी ओपिनियन लेते हैं वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन होता है। Okay, so this is opening doors for union interference in the legislative domain of states, thereby subverting federalism. राइट, सो दिस इज द सेकंड इशू जो गवर्नर के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा, ठीक है। ये केरल गवर्नमेंट ने केस फाइल किया था। गवर्नर केप्ट बिल्स पेंडिंग फॉर 2 years बिफोर रिजर्विंग 7 of them फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको प्रेसिडेंट को रेफर करना ही था तो आप जल्दी कर सकते थे, आपने 2 साल तक उनको पेंडिंग में क्यों रखा? एक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नर के इस एक्शन पर। The president had subsequently withheld the consent to 4, though none of the 7 bills had dealt with center-state relation। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, उन्होंने withheld कर दिया 4 बिल्स को आउट ऑफ 7। ओके, withheld कर दिया मतलब दे आर डेड, ठीक है। क्योंकि देखिए बेसिक्स आपको पता होंगे, जब गवर्नर के पास बिल जाता है वो क्या कर सकते हैं, वो एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, वो उसको withheld कर सकते हैं यानी कि बिल इज डेड, ठीक है। सेकेंड इज वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं असेंबली में वापस से, एंड फोर्थ इज ही कैन रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंट। ये 4 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास। प्रेसिडेंट के पास जब बिल आता है तो उनके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट दे सकते हैं या विथहेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अब जब प्रेसिडेंट इसको अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं वापस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, तो गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली इसको दोबारा पास कर देती है तो फिर ये वापस ही जाएगा प्रेसिडेंट का और उन्हीं को डिसाइड करना होता है, ठीक है। गवर्नर का रोल तो बीच में से खत्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन होते हैं हर एक बिल को लेकर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। Now, governor should have returned the bills which dealt with amendments to state cooperative societies, Lokayukta, university laws to the state legislative assembly as soon as possible and give reasons for his objection। अब यहाँ पर गवर्नर भी अगर बिल को विथहेल्ड करते हैं या प्रेसिडेंट को रेफर करते हैं, ठीक है, या रिटर्न भी करते हैं, ये अपने ओपिनियन नहीं देते ये लोग, ठीक है। ना प्रेसिडेंट बताते हैं कि क्यों क्या ऑब्जेक्शन है, ना गवर्नर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में नहीं बन रही है तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। कैरल said that center had withheld the assent on 4 bills without assigning any reason। एटलीस्ट आप रीजन तो दीजिए कि आप इस बिल को क्यों रोक रहे हैं प्रेसिडेंट। गवर्नर saw the center take decisions on issues exclusively coming within the ambit of the state legislative domain। अब ये जो
बिल्स थे, स्टेट कोऑपरेटिव से रिलेटेड, लोकायुक्त से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी लॉ से रिलेटेड, ये सब स्टेट के डोमेन में आता है। तो फिर प्रेसिडेंट के थ्रू ही सही, बट अल्टीमेटली सेंटर क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटरफेयर कर रहा है, वो फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ द केस हैज बीन पोस्टेड ऑन August 20। तो जब भी इस केस में आगे प्रोग्रेस होगी तब पता चलेगा क्या स्टैंड लेता है सुप्रीम कोर्ट। बट अल्टीमेटली हमारी तरफ से जो सजेशन अपन लोग सोच सकते हैं वो यही है कि इस पे एक फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए कि गवर्नर जो भी एक्शन ले वो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंडर में ले। एंड सेकंड थिंग इज कि जब भी आप बिल को विथहेल्ड करते हो या कुछ करते हो तो एटलीस्ट प्लीज गिव ए रीजन फॉर इट कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शन थे आपको इसमें, राइट। ये दो चीजें होना जरूरी है, अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा। The actions of the governor also subvert the federal structure of the constitution by reserving for the president bills which are wholly within the domain of state under the constitution, that is seventh schedule. The Supreme Court should step in and tell the governor when they can refuse bill and when they can refer them to president. Alright? तो ये इशू अभी से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। ये कई इशू स्टेट्स का कंसर्न है, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, इन सबके कंसर्न है ये, ठीक है। तो पिछले कुछ टाइम में हमने क्या देखा है कि दो चीजों को लेके काफी कंसर्न रहे हैं पॉलिटी सेक्शन में, ठीक है। एक तो एथिक्स कमेटी को लेकर, ठीक है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है पहले। दूसरा गवर्नर के रोल को लेकर, और तीसरा स्पीकर के रोल को लेकर, ठीक है। और फोर्थ जो अभी इशू चल रहा है वो चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आने की के लिए वेट कर रहे हैं। गवर्नर में दो चीजें चल रही हैं, एक आर्टिकल 361 ऑफिशियल एक्ट है या अनऑफिशियल एक्ट है, उसमें इम्यूनिटी जो मिलती है, और दूसरा ये जो गवर्नर का बिल्स को लेकर जो स्टैंड रहता है या एटीट्यूड रहता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तीसरा स्पीकर, ठीक है, ये स्पीकर वो मनी बिल वाला इशू तो अपनी जगह है, दूसरा कहीं ना कहीं इनके बायसनेस के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक। तो ये चार ऐसे इश्यूज हैं जिनमें आपको मेंस में क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एथिक्स के साथ ही प्रिविलेज भी आ जाएंगे इसमें, प्रिविलेज, ठीक है। प्रिविलेज दोनों एंजॉय करते हैं, इंडिविजुअल एमपीज भी एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ प्रिविलेज एज अ हाउस, हमारा पूरा हाउस भी एम्प्लॉय करता है, ठीक है। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फॉर योर 24 मेंस, ओके। बाकी 25 मेंस के लिए भी ये उतने ही रेलेवेंट रहेंगे क्योंकि इन पे जजमेंट आते आते सालों लग जाते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। चारधाम पिलग्रिम्स विल हैव टू कैरी ट्रैश बैग्स इन व्हीकल। अब ये मैंने आपको दो कंटेक्स्ट में बताया है, जस्ट सेकंड गिव मी अ मिनट। इसको दो कंटेक्स्ट में समझिए आप। पहला कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी की बात हम लोग करते हैं कि हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं मोस्टली सब हिमालयन रीजन्स में लोकेटेड है, राइट। तो वहां पे हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। तो हम लोगों ने उस टाइम बात की थी कि अगर ज्यादा हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे तो अल्टीमेटली प्रेशर किस पे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और नंबर ऑफ होटल्स बनाने पड़ेंगे, और ज्यादा रोड्स बनाने पड़ेंगे, और ज्यादा रोड्स को ब्रॉडन करना होगा, माउंटेन को कट करना होगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपने इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी जो है हिमालयाज की उससे ज्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश की, ठीक है। तो उसको सस्टेनेबल मेंटेन करना जरूरी है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर हमने एक और आपको मैंने एक चीज दी थी जो पहले हमने डिस्कस की थी, जिसको आप अगेन एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज करेंगे, वो है क्यूआर कोड। यानी कि अगर आपने कोई पानी की बोतल खरीदी तो आप पेटीएम या जब यूपीआई से पे कर रहे हैं तो आप 25 रुपीज पे करेंगे, 25 रुपीज की बोतल के। नहीं, बाद में जब आप उसको ले जाके सबमिट कर देंगे, ठीक है, उनका जो भी ट्रैश बॉक्स जो भी बना होगा वहां पे जब आप दोबारा कोड स्कैन करेंगे तो 20 रुपीज कट जाएंगे और बाकी 5 रुपीज आपको वापस रिटर्न मिल जाएंगे। ये क्या इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ताकि ये आप इस तरीके से इधर उधर फेंक के ना जाए। आपको अपने 5 रुपीज वापस भी तो चाहिए ना, तो आप जाके इसको वहां पे जमा कीजिए और फिर आपको आपके बाकी के 5 रुपीज वापस से अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे, राइट। तो ये क्यूआर कोड को यूज किया था केदारनाथ बद्रीनाथ में, और उसी तरीके से यहाँ पे चारधाम पिलग्रिमेज के लिए इन्होंने फिर से एक रूल बनाया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, दैट आपको अपनी गाड़ी के साथ ही एक कैरी बैग, एक डस्टबिन कैरी बैग कैरी करना होगा, राइट। जैसे गाड़ी के पीछे एक जैसे वो कचरा गाड़ी आती है ना, वैसे आप गाड़ी के पीछे एक बॉक्स ऐसे बांध दीजिए पॉलीथीन टाइप, ठीक है। अगर वो ट्रैश बैग आपकी गाड़ी में है तो ही आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। परमिट ओनली दोज व्हीकल्स दैट हैव ए डस्टबिन और गार्बेज बैग इन इट, ठीक है। तो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी की रिस्पेक्ट में तो यू हैव टू से इट कि हमें टूरिज्म प्रमोट करना है, रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करना है, लेकिन नॉट बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हिमालयाज, राइट। उनकी इकोलॉजी पे उतना प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक कोटा सिस्टम रख सकते हैं कि हर मंथ में इतने ही टूरिस्ट अलाउ किए जाएंगे,
ये ज्यादा आएंगे तो फिर उतने ही ज्यादा होटल्स बनाने पड़ेंगे एंड ऑल दो, फिर वो ट्रैफिक कंजेशन आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये मंथली कोटा एलोकेट किया जाए ताकि इतने 1000 पिलग्रिम्स को ही हम अलाउ करेंगे, या पर डे इतने ही पिलग्रिम्स को हम लोग ऊपर जाना अलाउ करेंगे, राइट, ताकि सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सके। दूसरा, यहाँ पे हो रहे जो डैमेज, जिसे हम पॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आप ये दो एग्जांपल याद रखेंगे, क्यूआर कोड वाला एंड ट्रैश बैग वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से कंटेंट बनता है ओवर द टाइम, जब आप बार बार न्यूज़पेपर एनालिसिस को रेगुलर फॉलो करते हो। और पता है ये चीजें क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपको उतना लायक बना देंगी कि आप आंसर बहुत नेचुरली लिख पाओगे, वो प्रेशर नहीं होगा माइंड पे कि मुझे सारे टॉपिक्स तैयार करने, ये सब तैयार होते चलेंगे, ये आपके ब्रेन में अच्छे से फिट हो जाएंगे बार बार। चलिए आगे चलते हैं। अग्निवीर टू गेट कोटा इन पुलिस एंड स्टेट आर्म फोर्सेस। अभी जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स है ना, वो इसको जस्टिफाई करने के लिए कि अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है इसको लेकर, कि इससे हमारी जो आर्मी है उसको यंग, ओके, यूथ, ये मेंटेन करने में मदद मिलेगी। क्यों, इनका ये मानना है कि 21 साल का लड़का, ठीक है, ज्यादा जोश से लड़ सकता है कंपेयर टू 35 ईयर सोल्जर, एटलीस्ट दिखता तो वही है, ठीक है। अग्निवीर के तो खैर हमने सारे प्लस एंड माइनस पहले डिस्कस किए हुए हैं, बट यहाँ पर ये लोग बोलते रहते हैं कि हम आपको स्पेशल कोटा देंगे इन पुलिस सर्विस या फिर स्टेट आर्म फोर्सेस। तो देखना होगा, क्योंकि अभी तक पहले भी जो रिटायर्ड होकर आते हैं ना, उनको कोटा दिया जाता है सीआरपीएफ और सीएपीएफ जैसे फोर्सेज में, बट अगेन आज तक जितना कोटा दिया गया वो भी फुलफिल नहीं हो पाया है। तो अग्निवीर का भी वही हाल होना है। एनीवे, आगे चलते हैं। 219 प्रपोजल फॉर हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट आर बीइंग प्रोसेस। अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज कि आप जो लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं और हमने पहले डिस्कस किया, वो है कॉलेजियम सिस्टम, ठीक। इसमें लेकर टोटल अब तक फोर फोर केसेस हुए हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस। फोर्थ वाज दी एनजेएसी, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है। इसके बाद जब ये बिल गिर गया था तो गवर्नमेंट और जुडिशरी ने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ताकि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के पास भी एक से होना चाहिए इन दी अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस। बट इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर कोई डेवलपमेंट आगे फर्दर नहीं हुआ, राइट। तो अल्टीमेटली अब इस बार तो बीजेपी उतनी पावर में नहीं आएगी, बट कहीं ना कहीं उनका इरादा पूरा मजबूत था कि हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाना ही है। आज नहीं आएगी कल आएगी, बट अब वो ज्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाइलअप हो रहा है। मोर देन 5.6 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, ओके, जिसमें से अराउंड अराउंड 70% केसेस तो जो लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें पेंडिंग है, ओके। तो यहाँ पर सेकंड थिंग इज कि कोलिजियम ये सिस्टम, ये सब आप अपने लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर था, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, जबकि 2017 में ये साइन हुआ था, राइट। तो अभी तक जैसा सिस्टम पहले था वैसे चला रहा है। हमारे यहाँ पे जो काम की बात है वो ये कि हमेशा जुडिशरी की जब भी हम, चलिए हम इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में ले लेंगे एक बार, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ले लेंगे जुडिशियल रिफॉर्म को पूरा, या फिर उस पर सेपरेट 450 में ही सेशन कर देंगे। एक तो पुलिस रिफॉर्म मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जुडिशियल रिफॉर्म, ये दो चीजें हमें डिस्कस करनी है आपस में, ठीक है। तो इसको हम कभी मेन्स 450 प्लस में कर देंगे अगले एक दो दिन के अंदर ही, ठीक है। और इसमें जब भी हम क्रिटिसाइज करते हैं कि पेंडेंसी क्यों है हमारे यहाँ इतनी ज्यादा केसेस की, तो उसमें एक चीज निकल के आती है कि वैकेंसी पड़ी रहती है, फिल ही नहीं होती है। तो अगेंस्ट द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 1114 जजेस, ठीक है, हाई कोर्ट, सभी हाई कोर्ट को मिला ले तो इतने जजेस हैं, उसमें से 357 पोस्ट आर स्टिल वैकेंट। सुप्रीम कोर्ट अब अपनी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, हाई कोर्ट में अभी भी काफी वैकेंसीज हैं 357, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोअर लेवल जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ना, उन सब में भी हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए प्रपोज किया जाता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी रिफॉर्म्स की जब हम बात करेंगे तो हम लोग उसमें बेल नॉर्म, बेल प्रोविजंस को लेकर भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है कि 63% जो लोग जेल में हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, उनकी ट्रायल ही कंप्लीट नहीं हो रही है। तो आप कह सकते हो कि पनिशमेंट तो बाद में मिलेगी, बट जो प्रोसीजर इतना लेंदी हो जाता है ट्रायल्स का कि वो प्रोसीजर ही अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाता है, ओके। तो यहाँ पर फिलहाल बस वैकेंसी की बात थी, बाकी ये सब टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस होंगे, ये कोई 2 मिनट के टॉपिक्स नहीं है। पीएम डिफेंड अग्निपथ स्कीम ऑन एनिवर्सरी ऑफ कारगिल वॉर, ठीक है, कल एनिवर्सरी थी कारगिल वॉर की 26 जुलाई, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर साथ जो प्रॉब्लम है, अब ये गए थे द्रास सेक्टर में, ठीक है, द्रास सेक्टर मेमोरियल पे गए थे, वहां पे इन्होंने स्पीच दिया, बट ऐसी जगह पर जहां पर आर्मी को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए कि गवर्नमेंट कोई भी, वहां भी ये कि उन्हें बीमारी है बिल्कुल कि वो हर चीज के लिए कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, कांग्रेस फेल्ड टू डू दिस, कांग्रेस फेल्ड टू डू दैट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दे नेवर वांटेड तेजस टू इंट्रोड्यूस, तेजस का पूरा प्रोग्राम ही उन्हीं के टाइम बना था, सिर्फ हमें बनाने में इसको टाइम बहुत ज्यादा लग गया, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी मैन पावर या उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, कई कई एग्रीमेंट साइन किए गए टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर पे, तब जाके ये तेजस तैयार हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ कोई पिछले 8-9 साल में तैयार नहीं हुआ है तेजस, 30 ईयर्स लगे हैं उसमें,
ठीक है? तो एटलीस्ट आप ये सब बोलिए ठीक है, लेकिन वहां मत बोलिए जहां आर्म फोर्सेस आपको सुन रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का नेचर खराब है इस मामले में। आसियान कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडिया एक्टिव पॉलिसी, यहाँ पे आसियान की मीटिंग चल रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए, और आसियान को हम एज अ फोरम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी ऑन 24 जुलाई। तो 24 जुलाई का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से कि आसियान को इंडिया अपने बेनिफिट के लिए कैसे लीवरेज कर सकता है। ठीक है, तो आप ये वहां से देख लीजिएगा 24 जुलाई की डिस्कशन से, अगर आपने नहीं देखा है पहले तो। रॉयल बरियल माउंट्स ऑफ असम नाउ गेट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक। अब देखिए ये जो मैडम्स हैं अहोम डायनेस्टी के असम में, ये तो इसको मिल गया, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो आपको जरूरी है बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस कि आखिर ये प्रोसीजर क्या होता है जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि किस साइड को कितना बनाना है। इंडिया में कितनी साइड्स हैं और किस किस कैटेगरी में आती है ये जानना होगा। ठीक है, ये सब जानोगे तब जाकर इसको प्रीलिम्स में क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज कि ये हमारी 43rd साइट बनी है इंडिया से नॉमिनेट होने वाली। ठीक, और ये मैडम्स हैं क्या, तो दीज आर अर्थन बरियल माउंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ अहोम रॉयल्टी। ये वैसे ही हैं जैसे पिरामिड होते हैं इजिप्ट में, ठीक है, बस छोटे साइज के हैं थोड़े से। नाउ this is first from northeastern states to be recognized as World Heritage Site under cultural category। ठीक है, बाकी तो वहां पे पहले से काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क है, बट दे आर अंडर नेचुरल कैटेगरी। कल्चरल कैटेगरी में आने वाली ये पहली साइड है नॉर्थ ईस्ट से। अब मैं आपको ये टॉपिक पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले 10 मिनट, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ओके, यूनेस्को और इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, इसके प्रोसीजर वगैरह सब कुछ अच्छे से जान लेते हैं एक बार में, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। The process of declaring the UNESCO World Heritage Site involves several steps and require collaboration between national government as well as UNESCO's World Heritage Committee. First, पहले just a second. फर्स्ट यहाँ पे हमें एक टेंटेटिव लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है, दैट इज जिसे हम कहते हैं नेशनल इन्वेंट्री। हर कंट्री प्रिपेयर करती है इन्वेंट्री ऑफ इट सिग्निफिकेंट कल्चरल एज वेल एज नेचुरल साइट्स। उसके बाद सबमिट की जाती है टू यूनेस्को। दिस इन्वेंट्री इज नोन एज टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, जो हम सबमिट करते हैं वहां पे इसे कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट। दिस इज सबमिटेड टू यूनेस्को। ए साइट मस्ट बी ऑन द टेंटेटिव लिस्ट बिफोर इट कैन बी नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो अगर आप नॉमिनेट करना चाहते हो तो पहले आपको इसे टेंटेटिव लिस्ट में लाना होगा। ठीक है, फिर वहां से जाएंगे नॉमिनेशन, सेकंड स्टेप प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पे कंट्री प्रिपेयर करती है एक डिटेल नॉमिनेशन फाइल फॉर दिस साइट विच इंक्लूड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स यूनिवर्सल वैल्यू, ऑथेंटिसिटी या इंटीग्रिटी। द नॉमिनेशन फाइल इज सबमिटेड टू वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर विच चेक्स इफ द फाइल इज कंप्लीट और नॉट। उसके बाद इवेल्युएट किया जाएगा, एक्सपर्ट्स यहाँ पे रिव्यू करते हैं। दो एडवाइजरी बॉडीज होती है, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट। मैंने ये बॉडी आपको तैयार करा दी थी इन प्रीलिम्स एक्स्ट्रा वीक 1। क्योंकि इस तरह की बॉडीज आजकल यूपीएससी पूछ लेता है जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इन बिटवीन द लाइन से आती है आर्टिकल के। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, ये मैंने आपको वीक 1 ऑफ प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में डिस्कस किया था। ठीक है, वहां से देख लेना फॉर कल्चरल साइट्स। और दूसरी बॉडी होती है आईयूसीएन। ठीक है, दिस इज फॉर नेचुरल साइट्स। तो ये ऐसा पॉइंट है जो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत देगा। ठीक है, कल्चरल साइट का जो होगा उसको कौन रिव्यू करेगा, उसको करेगी इकोमॉस। और जो नेचुरल है जैसे नेशनल पार्क वगैरह उनको कौन रिव्यू करेगा, नेचुरल साइट्स। इवेल्युएट द नॉमिनेशन, उसके बाद साइट पे विजिट की जाती है टू असेस इट्स कंडीशन एंड मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, दिस इज थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप में एक रिव्यू करेगी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब इन दोनों ने तो अपना काम कर दिया, इकोमॉस और आईयूसीएन ने। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करेगी, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम 21 ऑफ द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन। कोई भी 21 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आ सकते हैं। ये कमेटी मिलती है वंस इन अ ईयर और ये डिसाइड करती है कि किस साइट को इंस्क्राइब करना है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ओके, या फिर रेफर करना है नॉमिनेशन बैक टू द कंट्री फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या फिर डेफर कर देना है नॉमिनेशन फॉर मोर थॉरो असेसमेंट, या फिर इंस्क्राइब ही नहीं करना है साइट को। तो ये चारों डिसीजन ये कमेटी लेती है, आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। उसके बाद इंस्क्रिप्शन किया जाएगा। इफ द साइट इज इंस्क्राइब्ड it is added to the world heritage list and the decision is announced during the annual meeting. Management and protection, the inscribed site must then adhere to the guidelines for conservation and protection to maintain its status. पोस्ट इंस्क्रिप्शन क्या करना होगा, आपको मॉनिटरिंग करनी होगी साइट की, आपको रिपोर्टिंग भी करनी होगी और असिस्टेंस भी करना होगा। इंस्क्राइब साइट्स आर मॉनिटर्ड रेगुलरली टू एंश्योर दे आर मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व। ठीक है, कंट्री मस्ट रिपोर्ट पीरियडिकली ऑन द स्टेट ऑफ कंजर्वेशन एंड यूनेस्को कैन प्रोवाइड टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स इफ नेसेसरी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। आगे चलते हैं,
कैटेगरी कितनी होती है, ठीक है, कैटेगराइज और देख लेते हैं। 3 कैटेगरी में होती हैं जनरली, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स। कल्चरल, these sites include monuments जैसे हमारा रेड फोर्ट, या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, या साइट्स विद हिस्टोरिकल, एस्थेटिक, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक, एथनोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल वैल्यू। दीज आर कल्चरल। नेचुरल में नेचुरल फीचर्स, जियोलॉजिकल, फिजियोग्राफिकल फॉर्मेशन या नेचुरल साइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड मिक्स हेरिटेज यानी कि उसमें दोनों एलिमेंट हो, कल्चरल भी हो और नेचुरल भी हो। और इंडिया में एक ही साइट है मिक्स हेरिटेज में आती है, जो खांगसी एंड जोंगा नेशनल पार्क, सिक्किम वाला। क्राइटेरिया क्या होता है, ये क्राइटेरिया आप खुद से पढ़ लीजिएगा, अगेन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सब आपके नॉलेज के लिए। कभी अगर यूपीएससी का मन हो गया, उसको मस्ती चढ़ गई तो पूछ भी लेता है, ठीक है। कल्चरल क्राइटेरिया और ये नेचुरल साइट्स का क्राइटेरिया, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एंडेंजर्ड साइट्स भी मेंशन करता है। यूनेस्को ऑल्सो मेंटेन ए लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ठीक है। जैसे आज गाजा में कुछ साइट्स डेंजर में है, विच इंक्लूड द साइट थ्रेटेंड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल चेंजेस, अर्बनाइजेशन या फिर कंफ्लिक्ट। Periodic reporting, countries must periodically report on the state of conservation of their World Heritage Site. Assistance and funding, यूनेस्को प्रोवाइड करता है आपको टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। अब ये है इंडिया की लिस्ट, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक बार यूपीएससी ने आपको सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा था कि कोई है जो आई थिंक मणिपुर या मेघालय कहीं से चल के उसको आना है केरल तक, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ स्टेट से वो पास होगा, ठीक है। ये यूपीएससी ने पूछा है आपको सिविल सर्विस में। उसी तरीके से यूपीएससी ने अपने एक अदर एग्जाम में पूछा था कि एक फ्रेंड है, वो अपने दूसरे फ्रेंड को घुमाने दिल्ली लाया है, ठीक है। उसमें 4 साइट्स के नाम दे दिए, ऑप्शंस दे दिए 4 बना के। उसमें पूछा गया इनमें से कितनी वर्ल्ड, कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे वो घुमाएगा, ठीक है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी 43 याद रखिए, बट व्हाट यू कैन डू इज कि थोड़ा सा सिटी वाइज याद रख लीजिए। जैसे कि आपका दिल्ली में कौन कौन से हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं दिल्ली में, हुमायूं टॉम आ जाएगा दिल्ली में, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास दिल्ली में और भी आएंगे, अभी एक सेकंड देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। एक बार इस लिस्ट से थोड़ा सा फैमिलियर रहिएगा, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको हैंडल कर पाएं, ठीक है। जैसे ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है, ये सब मुगल से रिलेटेड हुए हैं, ठीक है। आगरा फोर्ट है, केव्स हैं सारी, अजंता, इलोरा, उसके बाद जो हमारे यहाँ है भीमबेटका केव्स और दोस्ती, ठीक है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स अगेन दिल्ली का, जंतर मंतर लेकिन वो जयपुर वाला है। और तो ये सब देख लीजिएगा, और अगर कुछ और याद ना भी रहे तो एटलीस्ट नेचुरल हेरिटेज साइट और मिक्स वाली याद रख लीजिएगा। मिक्स खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क, सिक्किम, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। और नेचुरल हेरिटेज में याद रख लीजिएगा मोस्टली क्या है, काजीरंगा एंड मानस, ठीक है। अभी हमने देखा था न्यूज आर्टिकल में, ये दोनों असम में आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा अब यहाँ पे एक और साइट कौन सी हो जाएगी, ये मैडम, अगेन असम में है, लेकिन क्या है, नेचुरल हेरिटेज साइट है, सॉरी कल्चरल हेरिटेज साइट है, नेचुरल नहीं, ठीक है। उसके अलावा नेचुरल में क्या आता है, कैलेडोनियन नेशनल पार्क, सुंदरबंस, नंदा देवी, वेस्टर्न घाट्स एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, राइट। तो ये 7 तो आप मिनिमम याद रखेंगे ही, एक ये हो गई 8, और बाकी की सारी आपकी बन जाती है कल्चर हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये दिल्ली वाला एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको सिर्फ बताया, क्योंकि यूपीएससी आपको निकालना है ना, तो आजकल कोचिंग की टेस्ट उतनी काम नहीं आती जितना कि यूपीएससी के अदर जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपको एक हिंट दे देते हैं कि किस तरीके से क्या पूछ सकता है यूपीएससी आपको। ऑलराइट, चलिए तो ये आर्टिकल यहाँ पे खत्म होता है, हमने इसको डिटेल में एग्जामिन कर लिया पूरा, ठीक है। और वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाला, आगे चलते हैं। 2 एडिटोरियल अच्छे आए, फर्स्ट इज चिल्ड्रंस पर्सनल डेटा लीगली एंड सिक्योरली, और दूसरा है न्यू पुश इन बे ऑफ बंगाल यानी कि बिम्स्टेक से रिलेटेड। पहले कुछ फैक्ट्स जानते हैं, इंडिया में कितने हैं स्कूल्स, 15 लाख करीब, 97 लाख टीचर्स हैं और 26.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, इतने। यूडीआईएससी प्लेटफॉर्म बनाया गया था 2018 में, इसका फुल फॉर्म है आपका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक, नहीं भी याद रहे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूडीआई ऐसी प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ये क्या करेगा, इट विल कलेक्ट और एंड एक्सचेंज रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस वो भी हमारी हेल्प करेगी एक आउटकम बेस्ड पॉलिसी बनाने में, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसके अलावा इको डिजिटल इनिशिएटिव क्या लेके आए, अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपार सिस्टम लेके आए हम, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन। ये भी एक यूनिक आईडी नंबर होगा स्टूडेंट का, ताकि उसके सारे एकेडमिक क्रेडेंशियल फ्रॉम नर्सरी टू
हायर एजुकेशन जहां तक वो पढ़ेगा, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी अपार आईडी में, ठीक है। और यहाँ पे आपकी आधार इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है। इसके अलावा डिजी लॉकर में आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हो। एशटैग कंपनीज हैं, ठीक है, ये कोलैबोरेट करती रहती हैं विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो शेयर हो रहा है सबके साथ, ठीक है। तो फिर इसकी प्राइवेसी को लेकर भी क्वेश्चन मार्क उठते हैं। अब यहाँ पर एक उस पे आएंगे, अभी हम इसको समराइज करके पढ़ेंगे पूरे आर्टिकल को, बट फिलहाल भी यहाँ पे फोकस कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इन केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा था। उसने 3 पार्ट टेस्ट कहा था अगेंस्ट विच स्टेट का जो एक्शन है उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए, ठीक है, 3 स्टेप टेस्ट। ये 3 स्टेप क्या थी? फर्स्ट, क्या आपके पास लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट थे इसमें इन रेस्ट्रिक्टिंग द राइट, ठीक है, वॉज देयर एग्जिस्ट ए लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इन रेस्ट्रिक्टिंग द राइट। अगर आपने किसी सिटीजन की राइट को रिस्ट्रिक्ट किया है, क्या उसमें लेजिटिमेट रीजन है आपके पास? दूसरा, सच रेस्ट्रिक्शन इज नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट टू अचीव द इंटरेस्ट, ठीक है, क्या ये नेसेसरी था जो आपने मेजर लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, और क्या ये प्रोपोर्शनेट है उतना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हैवी हैंड यूज कर लिया हो। एंड थर्ड इज रिस्ट्रिक्शन इन इम्पोज और इफेक्टेड बाय लॉ, ठीक है, तो आपकी जो लॉ है क्या आप उनको तो वायलेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया था। अब हम इस आर्टिकल पे आते हैं। इंडियन स्कूल सिस्टम इज इंडीड वास्ट एंड इंट्रिकेट, comprising huge number of schools, teachers, students from various socio-economic background. Minister of Education ने इंट्रोड्यूस किया UDI SE Plus प्लेटफॉर्म इन 2018. This was a strategic move to manage this extensive network more effectively by collecting, exchanging real-time data on various educational metrics. ये डेटा हेल्प करेगा हमें इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। फर्दर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई अपार सिस्टम विच प्रोवाइड ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटिंग consolidation of academic records from nursery to higher level. The integration of APAR and UDI SE Plus aims to streamline students admission and reduce dropout rates. ठीक है, तो जब हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स में डिस्कस करते हैं कि हमने 100% एनरोलमेंट रेशियो अचीव तो कर लिया है, ठीक है, बेसिक लेवल पर, बट अल्टीमेटली ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, तो उसी को रोकने के लिए इंटीग्रेट किए जा रहे हैं दोनों, ताकि स्कूल का पूरा, इसके थ्रू हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, और अपार के थ्रू आपके सारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह उनको कंसोलिडेट किया जा सकता है. सो दिस एम्स टू स्ट्रीमलाइन स्टूडेंट एडमिशन एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स. हाउएवर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंटिटीज लाइक डिजी लॉकर, ठीक है, ये इनका मैनेजमेंट वगैरह तो सब प्राइवेट एजेंसी के साथ कोऑपरेट करके किया जाता है, हैशटैग कंपनीज एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स डेटा ब्रिंग सिग्निफिकेंट प्राइवेसी एंड कंप्लायंस कंसर्न. तो ये आपका एक चैलेंज बनेगा कि इसमें फिर बच्चे की प्राइवेसी और कंप्लायंस का कंसर्न आता है. Ministry's data sharing policy from 2020 has not yet updated to align with the Digital Personal Data Protection Act. अब ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास तो हो चुका है, लेकिन इसको यहाँ तो डिस्कस नहीं कर सकते पूरा, लेकिन हम इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में इस एक्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसके फीचर्स भी हो जाए, जैसे हमने कल एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन किया. रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द कंप्लायंस विद न्यू डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स. अब इसमें की चैलेंजेस क्या है, ये जो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म का, इसमें की चैलेंजेस क्या है. फर्स्ट इज वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट. जो माइनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आपको पेरेंट का ही कंसेंट लेना होगा, राइट. सो देयर इज नीड फॉर क्लियर गाइडलाइंस ऑन ऑब्टेनिंग वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट फॉर माइनस डेटा. क्योंकि कई बार तो क्या है, पेरेंट्स हाँ ठीक है स्कूल ने जो बोला है कर दो, स्कूल वालों ने बोला है तो ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं वो ये डेटा का किस तरीके से फिर मिसयूज हो सकता है आगे चल के चिल्ड्रंस पे. सेकंड इज स्पेसिफाइड लेजिटिमेट पर्पस. This Data Protection Act requires personal data to be collected for specific legitimate purpose and any deviation could lead to non-compliance. अब आपने बच्चे का डेटा लिया, लेकिन आपने कहीं किसी ऐसी एजेंसी को बेच दिया जो उनको रेकमेंड कर रही है शॉपिंग की चीजें या फिर कार्टून की चीजें इस तरह की, ठीक है, तो उनका सारा डेटा आपके पास है, आपका आधार कार्ड उनका आपके पास है, उनकी मोबाइल नंबर आपके पास है, उनकी सोशल आईडीज आपके पास है. फिर आप जब सोशल मीडिया वगैरह जाओगे तो उसी तरह की चीजें रेकमेंड होने लगेंगी, ठीक है. तो आपने डेटा लिया था एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन आपने बेच दिया ई कॉमर्स साइट वालों को, गेमिंग साइट्स को. थर्ड पॉइंट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. सो इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टीज विदाउट ए रोबस्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. आप थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो हैशटैग कंपनीज के साथ, ठीक है, थ्रू मैसेज आते रहेंगे दिन भर, हमारा ये कोर्स है ज्वाइन कर लो, वहां कर लो, ये कर लो. रोबस्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच. And fourth is liability and grievance redressal. The current policy lack a clear liability framework and effective grievance redressal mechanism. अगर कल को इस तरह की चीजें होती हैं कि बच्चों के पास बेवजह के मैसेजेस आ रहे हैं इधर उधर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से,
स्कूल के बच्चों के पास, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि लाइबिलिटी किसकी बनेगी, उस कंपनी के पास डेटा पहुंचा कैसे, गवर्नमेंट ने अगर लिया था तो फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनेगी क्या, क्या कोई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में नहीं है, राइट। तो ये चार की चैलेंजेस हैं जो इन्होंने इस आर्टिकल में हाईलाइट किए थे। द सुप्रीम कोर्ट 3 पार्ट टेस्ट, ठीक है, किस केस में आया था, पुट्टास्वामी में, फॉर असेसिंग द स्टेट एक्शन इम्पैक्टिंग प्राइवेसी राइट्स अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिटिमेट इंटरेस्ट, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी एंड लीगल बैकिंग, ठीक है, ये 3 स्टेप बताएं। एडहेरेंस टू डेटा प्राइवेसी प्रिंसिपल एंड मिनिमाइजेशन इज क्रूशियल स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस डेटा। So what we need to do is establishing a comprehensive protocol for data exchange, identifying roles and responsibilities of various stakeholders, and ensuring compliance with privacy laws are essential steps. And these measures will help maintain data authenticity, enforce legal obligation, and foster a responsible approach to handling children's personal data security. Right? तो ये अच्छा आर्टिकल था, इसलिए मैंने इसको आपको समराइज करके दे दिया। आगे चलें, नेक्स्ट जो आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू दिस बे ऑफ बंगाल यानी कि बिम्स्टेक, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। हमने उस दिन भी की थी, ठीक है, वहां से भी आपको वो देखना ही है। उसके अलावा जो अदर चीज इस आर्टिकल में हाईलाइट हुई है हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। और वन मोर थिंग गाइस, प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट इतना बता के जाया करो कि ये जो हम न्यू फॉर्मेट में अब डिस्कशन कर रहे हैं ये ज्यादा बेटर है या जैसे हम पहले करते थे वही ठीक था, कि एटलीस्ट इतना बता के जाया करो, सो आई शुड हैव एन आइडिया कि और इसी तरीके से कंटिन्यू करना है या वापस हम पुराने वाले तरीके से ही करें। ठीक है, मैं आपको समरी इसलिए बना के देता हूं ताकि आपका टाइम सेव हो, आपको जो पॉइंट अपने काम का लगे वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। इंडिया रिसेंटली hosted second BIMSTEC foreign ministers retreat in New Delhi aiming to strengthen, अब इस retreat वर्ड पे फोकस कीजिएगा अभी, ठीक है, aiming to strengthen cooperation in security, connectivity, trade and investment within the Bay of Bengal। बिम्स्टेक पे इतना एम्फेसाइज क्यों हुआ, क्योंकि सार्क बिल्कुल डोरमेंट हो गया ड्यू टू बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान, तो हम लोग का ज्यादा फोकस अब बिम्स्टेक पे रहता है। दिस रिट्रीट सेट द स्टेज फॉर अपकमिंग 6th समिट मीटिंग इन सितंबर वेयर बिम्स्टेक लीडर्स विल कन्वेन इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट पैंडेमिक। द की एजेंडा आइटम is the signing of BIMSTEC agreement on maritime transport cooperation to enhance regional connectivity, core objective of the organization। Okay, तो यहाँ पे सबसे जो की एजेंडा रहेगा वो रहेगा साइनिंग ऑफ BIMSTEC एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन, ठीक है, सितंबर में होगा ये। रीजनल सिग्निफिकेंस, BIMSTEC consists of 5 South Asian countries and 2 South East ASEAN Asian countries, that is Myanmar and Thailand, ठीक है, बाकी वही है सब सार्क के मेंबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हटा दो बस। It plays a crucial role in India's engagement with the eastern neighbors, vital for its economic development and security and foreign policy. Strengthening ties with Bangladesh and Myanmar provides India with a strategic access to the sea for its landlocked northeastern region। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार इसलिए हमारे लिए जरूरी होते हैं। IMT ट्राइलेटरल हाईवे हमने बनाया, ठीक है, हमने कलादान प्रोजेक्ट बनाया, क्यों बनाया, ताकि हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और एक्सेसिबल बना सकें। बांग्लादेश के साथ काफी सारे रोड और रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, ताकि ढाका से होते हुए बस जाती है। Enhanced relations with Myanmar and Thailand, members of ASEAN, also align with India's Indo-Pacific vision, emphasizing the importance of ASEAN in regional dynamics. Thailand underscores this connection by positioning itself as a bridge between BIMSTEC and ASEAN, क्योंकि थाईलैंड उधर भी मेंबर है आसियान में। Now, what this retreat comprise of 2 segments. First is assessment of regional cooperation and countries' expectation for the summit. Participants reviewed the current state of cooperation, जो कि काफी लो है अभी within BIMSTEC. India presented key outcomes from the first retreat and proposed initiatives such as Center for Excellence बनाएंगे agriculture में, disaster management and maritime transport में। India also committed to supporting cancer research and treatment and issuing e-visa for patients from BIMSTEC states, क्योंकि सबसे सबसे चीप अगर कोई मेडिकल फैसिलिटीज है कहीं दुनिया में तो वो इंडिया में ही है, बस इंडियंस के लिए नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरी लूट मचा के रखें, बट जब फॉरेनर यहाँ इलाज कराने आता है तो उसको वहां के कंपैरेटिवली चीप ही लगता है। While Sri Lanka proposed including kidney disease, the importance of involving the private sector, promoting young entrepreneurs, connectivity, cybersecurity, countering narcotics, illegal arms trafficking was also highlighted. Second is country expectation from the summit, तो श्रीलंका ने emphasize किया mapping the mineral resource and creating vertical integration opportunities। ओके, यानी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन इज लाइक, देखिए
हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज लाइक कि एक आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें स्क्रीन कोई और बना रहा है, उसका चार्जर कोई और बना रहा है, ठीक है, और उसकी बैटरी वगैरह कोई और बना रहा है, असेंबल कोई और कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इज लाइक कि आप भी बनाइए, ठीक है, फुल फ्लैजेड, और हमें भी उसके लिए हेल्प कीजिए बनाने में, हमारे साथ भी वो टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए, ठीक है, वर्टिकल। बांग्लादेश कॉल्ड फॉर कॉपरेशन इन ब्लू इकोनॉमी एंड बैनिंग द फिशिंग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो ये बांग्लादेश का एक अच्छा प्रपोजल है कि एटलीस्ट ब्रीडिंग सीजन के टाइम तो आप फिशिंग को बैन कर सकते हैं। भूटान एडवोकेटेड फॉर कोलैबोरेशन इन टूरिज्म, क्योंकि वही उसकी स्ट्रेंथ है, एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, उसके पास उसके अलावा भूटान पर ज्यादा कुछ है नहीं। नेपाल प्रपोज्ड ए होल ऑफ ए रीजन अप्रोच to leverage synergies and transform BIMSTEC into a result oriented forum. Now this is the problem कि जो अधिकतर हमने आज तक फोरम बनाए ना, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहे। Thailand stressed cooperation in non-traditional security domains, while Myanmar highlighted combating online scams. These proposals will be presented to the head of state at the September summit. तो अभी ये सब याद नहीं रख सकना है, अभी बस ये देखिए किस कंट्री के इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहे हैं। जब समिट होगा सितंबर में तब देखेंगे, अभी तो फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं एजेंडा डिसाइड करने के लिए। The retreat also had a bilateral benefit for India, like concerns with Myanmar about cross-border issues, ठीक है, हमारे यहाँ काफी illegal migrants आ रहे हैं उसकी वजह से, including the flow of displaced person, narcotics, arms, and urged the return of detained Indians. He also met with Bangladesh Foreign Minister to ensure the smooth supply of daily essential and address the Teesta project. Future collaboration, making a decade of India's Act East and Neighborhood First policies. The retreat reinforced the New Delhi's commitment to collaborative growth. Jaishankar encouraged future collaboration with renewed energy and resources. The success of these initiatives will depend on the implementation of forthcoming summit, but the member states intend to pursue a bold vision for the region was clear. ओके, बाकी आज सैटरडे तो ये बेवजह के आर्टिकल्स आते हैं, हम अपने काम की न्यूज पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे ये कमला हैरिस है, इन्होंने कहा है कि वॉर को बिल्कुल खत्म कीजिए, आई विल नॉट बी साइलेंट ऑन गाजा, बट हालांकि इनके जीतने के चांसेस ही काफी कम है, मुश्किल है कि ट्रंप के सामने जीत पाए, बाकी देखा जाएगा वो तो जब होगा। विद अनसर्टेनिटीज अक्रॉस अटलांटिक, यानी कि यूएसए, ठीक है, ट्रंप के स्टेटमेंट कुछ ऐसे हैं, उसने क्या कहा पहले, गिव मी मनी अगर आप लोग चाहते हो कि यूरोप की सिक्योरिटी करे यूएसए, ठीक, क्योंकि नाटो का क्या है, ऑलमोस्ट मोर देन 70% जो बजट है वो अकेले यूएसए बियर करता है, और किसकी प्रोटेक्शन के लिए, यूरोप की प्रोटेक्शन के लिए, किससे, रशिया से। तो फिर उसका भी कहना सही है कि ये यूरोप वाले मुझे ना तो पैसा देते हैं और ना ही मैन पावर देते हैं, ये उतने ज्यादा सोल्जर्स भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं यूरोपियंस। आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान में नाटो क्यों हारा, ऑलमोस्ट हार के भागा ना, वापस तालिबान रूल आ गया, उसका अगर आपको सिंगल पॉइंट रीजन देना हो तो वो यही होगा कि ये जो नाटो फोर्सेस में सोल्जर्स थे, अगर यूएसए के सोल्जर्स आप निकाल दो तो बाकी तो ठीक से ट्रेन भी नहीं है, दे कांट इवन, वो मतलब प्रॉपरली वो हथियार को ऑपरेट तक नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ यूएसए के जो सोल्जर्स है वही पूरी नाटो आर्मी का कोर बने हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो वेल ट्रेन मैन पावर नहीं थी नाटो के पास, वो एक बहुत बड़ा रीजन था अफगानिस्तान में इनकी हार का। और दूसरा, और एक और स्टेटमेंट आया था ट्रंप का, जहां उन्होंने कहा था कि आई विल आस्क रशिया टू अटैक दीज यूरोपियन कंट्रीज। ये तो वो इस तरह के स्टेटमेंट देता है, इसलिए कहीं ना कहीं अब यूरोप एक बात तो मानता है कि हमें अपनी सिक्योरिटी अब खुद देखनी होगी, क्योंकि ट्रंप की जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और उसका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग है। वो कंट्रीब्यूशन भी मांगता है कि नाटो के खर्चे में आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, सोल्जर्स भी आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए, अदरवाइज अमेरिका ने अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी है नाटो को संभालने की। ब्रुसेल इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। ठीक है, नाटो पे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक सेशन किया था, यूट्यूब पे होगा, देख लेना, ठीक है। चलिए पहले हमें इस इशू को पूरा समझना है। विद अनसर्टेनिटी अक्रॉस अटलांटिक, यूरोप वरीज अबाउट ओन सिक्योरिटी। During 2016 presidential campaign, Donald Trump's suggestion that US might not honor its NATO commitments triggered significant concern with the transatlantic alliance. His America First rhetoric resonated his supporters but also prompted European leaders to reconsider their reliance on US military support. Right, ये 2016 की बात है, तब से ऐसा ही है ट्रंप का एटीट्यूड। अच्छा, मैं आपसे दो तीन चीजें जानना चाहूंगा जो हमने पहले डिस्कस की है नाटो के रिस्पेक्ट में, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी की और थ्रू आउट द ईयर भी की है। मुझे आपसे जानना है आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 ऑफ नाटो चार्टर, नाटो ट्रीटी, ये किस रिस्पेक्ट में थे? अगर आपको याद है तो बताइए, ठीक है, और नहीं है तो रिवाइज कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के प्रीलिम्स में अगर नहीं आए डजंट मीन कि अगली बार के में नहीं आएंगे, यूपीएससी 2 से 3 साल के पीछे के करंट अफेयर्स पूछता है अब। In the years following Trump presidency, Europe has recognized the necessity of assuming more responsibility for its own defense. The Russian invasion of Ukraine and US focus on China, Iran, and North Korea.
प्रॉब्लम यही है कि यूएसए का जो फोकस भी है ना वो भी थोड़ा टिल्ट हुआ है चाइना के राइज के बाद। ठीक है, उसका फोकस अब ज्यादातर ईरान, क्योंकि इसराइल हमेशा उसको पिंच करता रहता है ईरान को संभालो। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा डायरेक्टली यूएसए को ही थ्रेटन करता रहता है, और चाइना का राइस। इन तीन से यूएसए का फोकस थोड़ा हटा है यूरोप से। दिस हैव फर्दर अंडरस्कोर्ड द नीड the importance of Europe enhancing its security measure independently of the US. Historically, NATO relied heavily on US leadership and military capability. However, European nations are now urged to play a larger role in funding as well as leading the alliance. This shift is partly due to changing US priorities and growing divergence in interest between US and Europe. नाटो ओरिजिनेट कब हुआ था? पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। ठीक है, और इसका पूरा गोल था डिफेंड करना है वेस्टर्न यूरोप को अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, क्योंकि उस टाइम कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई चल रही थी। यूएस हैज ट्रेडिशनली बीन डोमिनेंट फोर्स इन नाटो बोथ इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एज वेल एज मिलिट्री स्पेंडिंग। Despite Trump's skepticism about NATO, there is a significant increase in defense spending by European members since his presidency। ठीक है, जब से ट्रंप बना था तब से यूरोप ने अपनी फंडिंग बढ़ाना शुरू कर दी थी। हालांकि करेंटली 23 ऑफ नाटो's 31 नॉन यूएस मेंबर्स मीट और एक्सीड द 2% जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट। ये था ट्रंप का डर। ठीक है, कि आपने क्या डिसाइड किया था कि हम 2% अपनी जीडीपी का सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन 31 में से 23 जो कंट्रीज और हैं उन सब ने अपने इस टारगेट को भी एक्सीड किया फंडिंग में। एक तो थ्रेट था यूएसए का, वो रशिया का, वो अपनी जगह है, बट ट्रम्प का जो एटीट्यूड है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमास पता है, ये सब जो एक साथ आए ना चाइना के, उसकी वजह से ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है बिकॉज ट्रम्प के आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये पैलेस्टीन वाले भी ये नहीं चाहते कि हमारा केस और कमजोर पड़े, क्योंकि ट्रम्प का अनकंडीशनल सपोर्ट रहेगा इसराइल को, कितना मारना है मारो। तो उसी तरीके से हमने देखा था कि फिलीपींस के साथ चाइना ने कुछ एग्रीमेंट किया था ताकि वो जो इनका ये लोग आमने सामने आ जाती है इनकी नेवी, वो ना आए। फिलीपींस के साथ भी एग्रीमेंट करने में रोल ट्रम्प का ही है, कि चाइना नहीं चाहता कि इस ट्रम्प के आने के बाद, क्योंकि वो तो 100% अनकंडीशनल सपोर्ट देगा फिलीपींस को, और उस टाइम पे फिर चाइना के पास उतना लीवरेज नहीं होगा फिलीपींस के साथ नेगोशिएट करने का। फिर फिलीपींस थोड़ा और बोल्ड होके नेगोशिएट करेगा। तो ये ट्रम्प की ही सिम्टम्स हैं वर्ल्ड ओवर, कि इसके आने की वजह से ही काफी कंट्रीज अपने पुराने जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने में लगी हुई है। European Union has also taken steps to enhance its defense capabilities, particularly in response to threat from Russia. For instance, France President Emmanuel Macron advocated for more independence in airspace defense and relocating production to Europe. The evolving global threats, including cyber warfare, interference in elections, require NATO to adapt. European nations are therefore encouraged to increase troops number, upgrade military equipment, and bolster defense against टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, एंश्योर द अलायंस रिमेन्स इफेक्टिव इन 21st सेंचुरी। अब नाटो का रेलेवेंस क्या है क्या नहीं, ये सब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है। डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, थोड़ा सा अगर चैनल की लिस्ट में जाओगे तो वहां से नाटो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए कि क्या रेलेवेंस बचा है अब उसका, ठीक है, कैसे वो अपने जो स्ट्रेटेजिक एम है उनको और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्लियर? तो चलिए ये तो हो गया। यूएस सैंक्शन टारगेट चाइनीज कंपनीज लिंक टू नॉर्थ कोरियाज वेपन प्रोग्राम। अब देखिए नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगे हुए हैं, रशिया पे सैंक्शन लगे हुए हैं, ईरान पे सैंक्शन लगे हुए हैं। उसके बाद ये तीनों सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? अब तक इनकी इकोनॉमी क्रम्बल हो जानी थी पूरी, ये अगर सर्वाइव कर पा रहे हैं तो सिर्फ चाइना की वजह से। ठीक है, नॉर्थ कोरिया अगर आज तक अपने वेपन प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ठीक है, उसका ऐसे ही चल रहा है एज इट इज, जबकि नॉर्थ कोरिया पे इतने सैंक्शन है कि वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, सिर्फ चाइना उसकी हेल्प करता है। इसलिए चाइना की ऐसी कई कंपनीज हैं जो नॉर्थ कोरिया के वेपन प्रोग्राम में रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, उन पे सैंक्शन लगाने की बात करी है यूएसए ने। रशिया की इकोनॉमी अगर आज सर्वाइव कर पाई है तो क्यों? सिर्फ चाइना की वजह से। ईरान की इकोनॉमी सर्वाइव कर पाई है तो क्यों? क्योंकि 25 ईयर स्ट्रेटेजिक डील साइन की है चाइना और ईरान ने। तो चाइना की मदद के बिना कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती जिसपे सैंक्शन लगे हों। लेकिन चाइना की इकोनॉमी इतनी इंटरवाइंड है यूएसए की इकोनॉमी के साथ कि यूएसए भी चाइना के बिना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। ये हद से ज्यादा सैंक्शन वो चाइना पे भी नहीं लगा सकता। China is a key ally and economic backer of the diplomatically isolated North Korea, and analysts say Pyongyang relies heavily on Chinese firms and banks to buttress its military and moribund economy. These companies are accused of helping North Korea procure crucial materials in flagrant violation of UN Security Council resolution designed to ruin its nuclear weapon development.
China maintains that it consistently implement UN sanctions and oppose the unilateral action by Washington. वो कहता है कि हम यूएन के लगाए हुए सैंक्शंस तो मानते हैं, लेकिन यूएसए यूनिलेटरली कोई सैंक्शन लगाएगा उसको नहीं मानते हम. Under President Xi Jinping, China has become a safe haven for North Korean sanctions evasion. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये स्पोर्ट्स है. इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं क्योंकि उसमें आज काफी काम की चीजें हैं. ठीक है, उसको भी देखना होगा हमें. इंडियन एक्सप्रेस. ऑलराइट, चलिए. फर्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू, पहला तो ये जो हमने डिस्कस किया था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाले मेंस 450 लेक्चर में, पाकिस्तान ट्राइंग टू कीप इटसेल्फ रेलेवेंट थ्रू टेरर एंड प्रॉक्सी वॉर्स. ये जो जम्मू में इतने अटैक हो रहे हैं वो इसीलिए कि वो पाकिस्तान दिखाना चाहता है वी आर स्टिल ए स्टेक होल्डर इन जम्मू कश्मीर इशू. नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट. अब इसमें जरा आप इमेजिन कीजिए एक टी स्टॉल को. ठीक है, अच्छा खासा कमा रहा है, बट क्या वो कोई बैलेंस शीट मेंटेन करता है कि मंथली मेरी इतनी इनकम हो रही है? नहीं करता, राइट. उसी तरीके से लेकिन अगर उसको होम लोन लेना है तो लोन में फिर क्या मांगा जाता है आपसे? आप अगर बिजनेसमैन है तो आपकी बैलेंस शीट दिखाइए, अगर आप सैलरी आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको सैलरी मिलती है तो वो दिखाइए. उसी बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है लोन देना है या नहीं. लेकिन जो ऐसे नॉन सैलरीड लोग हैं, ठीक है, नॉन सैलरीड लोग, उनको किस बेसिस पर लोन दिया जाए? फिर उसी के लिए बैंक एक नया होम लोन सिस्टम डिजाइन करेंगे जो आपकी डिजिटल पेमेंट हिस्ट्री देखेगा. यानी कि आपने कितना, आपका मंथली आप क्या क्या परचेज कर रहे हैं तो उसमें कितना आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आपकी जो भी थोड़ी इनकम वगैरह, मतलब आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी इनकम कैसी होगी, तो आपको होम लोन देना है या नहीं. एक तो पहले तो न्यू क्रेडिट सिस्टम एमएसएमई के लिए लाए इस बजट में. ठीक है, उसमें भी यही है कि आपके सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह देखेंगे, उस पर डिसाइड करेंगे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस. उसी तरीके से नाउ बैंक्स आर डेवलपिंग ए सिमिलर प्रोडक्ट टू प्रोवाइड होम लोन्स बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल whose credit worthiness is not easy to determine. जैसे एक चाय वाला, कैसे डिटरमिन करोगे इसकी क्रेडिट वर्दीनेस? वो तो बोल देगा 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, कैसे डिटरमिन करोगे? डिजिटल फुटप्रिंट से करोगे. बजट में क्या अनाउंस किया था? पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, विल बिल्ड देयर इन हाउस कैपेबिलिटी टू असेस द एमएसएमई फॉर क्रेडिट instead of relying on external assessment. Under the new model, banks will do a credit assessment of an MSME based on its digital footprints and not on their balance sheet. डिजिटल फुटप्रिंट में यानी आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, चाहे वो बैंक्स के थ्रू हुए हो, एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, या आपका यूपीआई वगैरह के थ्रू हुए हो. ठीक है, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके देख के असेस किया जाएगा कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं. As of now, home loans from the banks are available only to those who are salaried or at least a tax returning. अब चाय वाला तो टैक्स नहीं भरता ना, क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसे करें? उसको होम लोन देना है नहीं देना कैसे डिसाइड होगा? बैंक्स विल कंसीडर कंजम्पशन और स्पेंडिंग पैटर्न्स ऑफ एन इंडिविजुअल while making their credit assessment. ठीक, नॉट एवरी एमएसई कैन प्रोड्यूस बैलेंस शीट. हर कोई नहीं बनाता बैलेंस शीट. छोटे, बहुत ही जो छोटे बिजनेस है वो नहीं रखते बैलेंस शीट. चलिए, और एक आर्टिकल और काम का है, उसको और देख लेते हैं. ये मिस्टर अजीत डोभाल कॉल्स फॉर कॉपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म. ठीक है, वो हो गया. मोडेम्स और यूनेस्को के बारे में हमने डिटेल में जान लिया. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना वहां पे कि एडिशनली एक एंडेंजर्ड लिस्ट भी मेंटेन करता है. तो पैलेस्टीन साइट कैट्स यूनेस्को टैग पुट ऑन हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट. Amid the conflict in Gaza, World Heritage Committee Friday decided to include the Palestinian site, the monastery of Saint Hilarion. इसको इंक्लूड किया गया उसमें. The committee used the emergency inscription procedure under the World Heritage Convention and recognized the site's value and need to protect it from danger in view of threats posed by conflict in Gaza Strip. अब क्योंकि इजराइल भी सिग्नेटरी है इसका कन्वेंशन का, तो उसकी भी जिम्मेदारी है प्रिजर्व करना. इजराइल इज द सिग्नेटरी टू यूनेस्को कन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एज पर इट्स टर्म and it committed to avoid taking any deliberate measure likely to cause direct to indirect damage to site and to assist its protection. इसलिए इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके प्रीलिम्स में आप हैंडल कर पाओगे क्वेश्चंस को. वैसे ही बहुत वेग आ रहा है प्रीलिम्स. ओके, फर्स्ट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू दिस कि एग्रीकल्चर को जरूरत है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की एंड प्लान की, जो कि विजिबल नहीं था यूनियन बजट में. से बातें की गई हैं और वो सब रिपीटेड बातें पुराने बजट से. जैसे हम प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर में. देयर इज प्लान टू इनिशिएट 1 करोड़ फार्मर्स इनटू नेचुरल फार्मिंग इन द नेक्स्ट 2 years. ये बजट में बोला गया. एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे
for agriculture to upload the details of farmers and their land found mentioned in last year budget too. Okay, इस बार भी यही बात दोहराई है, पिछले साल भी यही बातें थी बजट में. डेवलपिंग ए लार्ज स्केल क्लस्टर एंड सप्लाई चेन फॉर वेजिटेबल्स, तो ये चीज पहले के बजट्स में भी आई थी इन द नेम ऑफ ऑपरेशन ग्रीन फॉर टॉप मिशन, राइट. So there is lack of novelty, detail and ambition in striking for a government. तो इस बजट में कुछ न्यू नहीं था एग्रीकल्चर के लिए. There is no attempt at rationalization of urea prices or redirecting government spending on fertilizer and food subsidies towards investment in farm research, extension surveys या फिर irrigation या market yards या other infrastructure को. Now the budget for this Department of Agriculture Research बहुत marginally बढ़ाया है इसको, 9941 करोड़ कर दिया है, बस 9877 करोड़ से बहुत marginal increase हुआ है. The population that is expected to peak at 1.7 billion and growing incomes cannot import for its food requirement beyond a point. If it has to produce more from less land and per unit of water, nutrients and labor while coping with the climate change, that needs a long term plan. ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ बजट के रिस्पेक्ट में कहा है कि सब पुरानी बातें ही रिपीट की गई है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई प्लान नहीं है इसमें. बाकी इसको हम लोग सेपरेटली ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर डिस्कस करेंगे कि आखिर लॉन्ग टर्म में कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है हमारे एग्रीकल्चर को. ठीक है, इसको हम लोग वहां डिस्कस करेंगे डिटेल में, वहां यही काम है ब्रेनस्टॉर्मिंग में. ठीक है, आइडियाज और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोचना कि हम आगे और क्या कर सकते हैं, इन चीजों में क्या चैलेंजेस हैं इनमें. ठीक है, बाकी जो मेन 450 होता है उसमें हम लोग मेनली कंटेंट पे एम्फेसाइज करते हैं कि आपके मोर देन इनफ कंटेंट हो. बीजिंग एस मीडिएटर, ये चीज हम पिछले 2 दिन से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ईरान सऊदी के बीच में जब डील कराई थी तब लोगों ने कहा था कि ये चाइना से मिलिट्री इकोनॉमिकली नहीं, ये डिप्लोमेटिकली भी पावरफुल हो रहा है. ठीक है, अब इसने कराई है फतेह प्लस हमास एंड अदर 12 स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है चाइना का ग्रोइंग हैप्टेस इंटेलेक्चुअल. आज यूएसए से ज्यादा भरोसा कंट्रीज इस कंट्री पे कर रही है, चाइना पे. और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ये नहीं कर सकता, इंडिया कर सकता है, बट इंडिया को सीरियसली लेगा कौन. ना हमारे पास उतनी मिलिट्री माइट है जैसे कि चाइना के पास है, और ना ही हमारे पास वैसी इकोनॉमिक पावर है जैसी चाइना के पास है. क्योंकि सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो या ये पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो यही आएंगे, इन सबको जब हथियारों की जरूरत पड़ेगी तो चाइना ही आएंगे. इंडिया के पास क्या करने आएंगे. इंडिया अच्छी बातें कर सकता है, ठीक है, इमेज अच्छी है वो ठीक है, लेकिन जब तक आपकी सॉफ्ट पावर इज नॉट बैकअप बाय हार्ड पावर, तब तक आपको कोई सीरियसली नहीं लेता इंटरनेशनल में. ठीक है, योर सॉफ्ट पावर नीड टू बी बैक बाय योर हार्ड पावर, एंड हार्ड पावर मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक हार्ड पावर ऑल्सो. China stunned the world by brokering an agreement between arch enemies Iran and Saudi Arabia in March 23. Now, they both agreed to reestablish diplomatic ties. This was a great success. और इसने एक्सपोज किया था कि अब अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में वो कम हो रहा है. ठीक है, चाइना डिस्क्राइब करता है खुद को एज अ काइंड एंड ट्रस्टवर्दी मीडिएटर, बीइंग ए कंस्ट्रक्टिव प्लेयर इन प्रमोटिंग प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ग्लोबल हीटेड इश्यूज. अगर चाइना अपना बिहेवियर साउथ चाइना सी में सुधार ले और थोड़ा सा एलएसी पे सुधार ले, तो वर्ल्ड चाइना को सच में उस नजर से देखेगा कि ये एक अच्छा मीडिएटर हो सकता है. ठीक है, लेकिन वो ये जो अपने नेबर्स को बुली करने की उसकी आदत है ना, वो ठीक नहीं है. बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं चाइना से, लेकिन वो अपने नेबरहुड में बुली बहुत करता है बाकी कंट्रीज को. यहाँ पे पैलेस्टीन के 14 डिफरेंट फैक्शंस थे पैलेस्टीनियन मूवमेंट के, इंक्लूडिंग हमास एंड फतेह. इनके बीच साइन करवाया गया एक बीजिंग डिक्लेरेशन और प्रॉमिस किया गया टू एंड द डिवीजन विद इन मूवमेंट एंड स्ट्रेंथन पैलेस्टीनियन नेशनल यूनिटी. यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेप लेने की बात की है. पहला, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए गाजा स्ट्रिप पे और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को. सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ पैलेस्टीनियंस गवर्निंग पैलेस्टीन, या और थर्ड एक 2 स्टेट सॉल्यूशन. हालांकि इजराइल तीनों को रिजेक्ट करेगा. ठीक है, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता फॉर रीजन कीपिंग ऑल दी फैक्शंस अंडर अम्ब्रेला ऑफ पीएलओ इज नॉट इजी. एक फैक्शन कहता है चलो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, दूसरा कहता है बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. Several efforts were made in the past to unite them, led by Egypt in 2011, Algeria in 22. US and Israel consider Hamas as a terrorist organization and reject any proposal to legitimize it. ठीक है, हमास जिस भी प्रपोजल का पार्ट होगा उसको ये दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूएस इजराइल. The creation of a truly independent Palestinian state in accordance with relevant UN resolutions as claimed by Wang, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं. ठीक है, इजराइल स्विफ्टली रिजेक्टेड द बीजिंग डिक्लेरेशन. जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इजराइल ने बिल्कुल रिजेक्ट किया टोटल, क्योंकि वो हमास को बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, वो उससे डील करना ही नहीं चाहता. So these proactive move by China indicate an important shift in its foreign policy.
क्योंकि आज जो कोल्ड वॉर 2 बन रही है, जिसको मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कैसे हम कैंप में डिवाइड होता जा रहा है वर्ल्ड, यहाँ पे चाइनीज लीडरशिप ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है रिन्यूड कॉन्फिडेंस इन इट्स एबिलिटी टू डिस्प्लेस यूएस एज दी हेजेमॉन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आए ये लोग। इसके अलावा 3 और मेजर न्यू इनिशिएटिव्स लेकर आए। फर्स्ट वाज ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। नाउ फोकस ऑन ऑल दीज थ्री। First is Global Security Initiative. China pitched that GSI as an alternate to US-led concept of rule-based order. इसके core principle है that state की sovereignty मानिए and territorial integrity को मानेंगे, non interference रहेगा एक दूसरे की country में internal affair में, जो कि US से interfere करते ही रहता है regime change के नाम पे, ठीक है, and opposition to unilateral sanction जो कि USA लगाता रहता है अधिकतर, ओके, and power block confrontation से बच के रहेंगे। ये तो जीएसआई के अंडर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में चाइना ने ये सारे प्रिंसिपल्स वर्ल्ड के सामने रखे। नेक्स्ट है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो उसमें वही है कि इट विल हेल्प रिवाइव ग्लोबल एफर्ट्स टू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ 2030। ये ग्लोबल लेवल पे, और सबसे ज्यादा हमने देखा था अभी थोड़े दिन पहले, चाइना आज वर्ल्ड का 2/3 ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, 2/3। उसके बाद सिविलाइजेशन इनिशिएटिव की बात है तो यहाँ पे रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ सिविलाइजेशन, advocating the common values of humanity and valuing the inheritance and innovation of civilization and strengthening international people-to-people exchange and cooperation. So, as China goes global, the world must brace for its dominance over global south and its imposition of its worldview on number of countries. Cold War 2 is heating up. ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल था वो भी। यहाँ पे कैंसर की 3 दवाइयों को सस्ता बनाया गया है, ओके। इनके बस एक बार नाम देख लीजिएगा, वैसे चांसेस नहीं है कि आएगा एग्जाम में, बट कभी पूछ लिया जाता है कि ये क्यों न्यूज में थे, तो दीज वर कैंसर मेडिसिन। टारगेटेड कैंसर ड्रग्स, दीज आर डिजाइन टू अटैक ओनली द कैंसर सेल, लिविंग द नॉर्मल सेल्स अनअफेक्टेड। अब ये जो थेरेपीज होती है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये क्या करती है, ये हेल्दी सेल भी डैमेज कर देती है। लेकिन ये जो ड्रग्स आई है ये अच्छी इसलिए है, और ये इतनी कॉस्टली भी इसलिए है, 1.6 लाख पर, ठीक है, 1.2 लाख पर स्ट्रे, 1.5 लाख पर बिल, ठीक है। सो ये नॉर्मल सेल को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर सो कॉस्टली। दे टारगेट स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस इन कैंसर सेल दैट हेल्प देम ग्रो, डिवाइड एंड स्प्रेड। तो बेटर आउटकम देखे गए इन दवाइयों के, कम से कम साइड इफेक्ट देखे गए। न्यूअर टारगेटेड कैंसर थेरेपीज सच एज इम्यूनोथेरेपी डू नॉट टारगेट द कैंसर इटसेल्फ बाय यूजिंग एनी ड्रग, इंस्टेड ये ट्रेन करती है हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को टू फाइंड एंड अटैक द कैंसर सेल। तो इन पे सरकार ने थोड़ा टैक्स कम किया है, तो कुछ सस्ती होंगी, ये कस्टम ड्यूटी हटा ली, इन पे 16,000 कम हो जाएंगे, 12,000 कम हो जाएंगे, 15,000 कम हो जाएंगे। The custom duty exemptions on these drugs is widely expected to help reduce the financial burden of cancer patients and their families। अब वो 16 सारी बचेंगे तो वो किसी और चीज में जाएंगे, बट यूज तो होंगे ना, ओके। सो इसको आप यूज कर सकते हो जब आप हेल्थ पे क्वेश्चन लिख रहे हो कि कैसे मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज को और अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटा दिया है यहाँ पे कैंसर की ड्रग से। नंबर ऑफ कैंसर केसेस अगर हम देखें तो दे आर राइजिंग, 14.6 लाख न्यू कैंसर केस आए 2022 में, ठीक है, ये सब मिलता है हमें नेशनल कैंसर रजिस्ट्री डेटा से। नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इंक्रीज्ड, द इंसिडेंट ऑफ कैंसर इज हायर अमंग वुमेन, ठीक है, लंग, माउथ, प्रोस्टेट, टंग, स्टोमक, ये सब तरह के कैंसर होते हैं। वुमेन में मोस्टली ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस एंड लंग कैंसर देखा जाता है। 1 in 9 इंडियंस विल डेवलप कैंसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो ये 3 ड्रग्स के नाम याद रखिएगा। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको नेचर ने जो जेंडर दिया है वो उससे रिलेट नहीं कर पाते खुद को, उनके फीलिंग्स, इमोशंस कुछ अलग होती हैं, ठीक है। अब जो सेक्स वाली सर्जरी होती है चेंज करवाने की, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम ये कि आप 18 साल के बाद ही कर सकते हो उसको। बट नाउ इमेजिन कि प्यूबर्टी हो जाती है अराउंड 12, 13, 14 साल की उम्र में, तो उस प्यूबर्टी को डिले करना होगा ताकि मैन की जैसे बॉडी हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, वॉइस डीप होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो सिम्टम्स को ब्लॉक कर सकें थोड़े टाइम के लिए, 18 साल तक, ठीक है, ताकि फिर वो अपने आप की सर्जरी करा सके अगर उसको करानी है। उस तरह फीमेल पे जो ब्रेस्ट ग्रो हो जाते हैं, हिप्स में फैट बढ़ जाता है, वो सब चीजें रोकने के लिए इस तरह के प्यूबर्टी ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। What are puberty blockers? These drugs can delay the changes of puberty in transgender and gender diverse teens. This is initiated by hormonal signals from the brain to the gonads, ovaries in a female, testicles in male. Okay, इसको gender dysphoria कहते हैं, यानी कि आप बायोलॉजिकली कुछ और हैं लेकिन बाय फीलिंग्स, इमोशंस आप कुछ और हैं। मेडिसिन्स आर कॉल्ड gonadotropin releasing hormone which stop the body from making sex hormones. Okay, इसको डिले करने में काम आता है। Puberty blockers are also used in cases of precocious puberty
लाइक जैसे किसी की बहुत जल्दी आ जाती है 8 ईयर इन गर्ल्स या फिर 9 ईयर्स इन बॉयज, ठीक है, कुछ लोगों की जल्दी आ जाती है प्यूबर्टी, तो उसको रोकने के लिए भी ये टीनेजर्स को दिया जाता है। दे आर प्रेस्क्राइब्ड मोस्टली फॉर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन इंडिया, जैसे जिसकी जल्दी हो रही हो, ठीक है, एंड दोस हु सीक जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी बट दोस आर नॉट कंडक्टेड बिफोर एज ऑफ 18। 18 के पहले हम जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी नहीं कर सकते। ए शॉट हैज बीन गिवन मंथली, एवरी 3 मंथ्स या फिर एवरी 6 मंथ। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ऑलराइट, तो आई होप आपको न्यूज़पेपर पसंद आ रहा है। डू लेट मी नो इफ दिस इज द राइट वे, या पहले जिस तरह से हम डिस्कस करते थे वही ठीक था। ओके, एंड प्लीज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड 450 प्लस को मिस मत कीजिए, क्योंकि सब चीजें जब तक हॉलिस्टिकली नहीं पढ़ोगे तो फिर वो रट्टा मारना पड़ेगा लास्ट में, और वो इजी नहीं होगा प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, तैयारी ऐसी रखिए कि आपका GS2 और GS3, ठीक है, एंड प्लस योर ऑप्शनल, ये सॉलिड तैयार हो पहले से। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स के बाद आप इजिली एथिक्स और अपना GS1 तैयार कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। वो आराम से 15-15 दिन में हो जाता है। ठीक है, बट ये दो चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप ये सारे इनिशिएटिव्स पे अच्छे से फोकस करोगे। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर फॉर नेक्स्ट 18 months। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.